आप सभी का टेक चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है बिहार सुपर टेट जो दोस्तों होने वाली है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है सीडीपी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट या बाधा ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न। किशोरावस्था की शुरुआत में शरीर में कौन से बदलाव शुरू होते हैं? किशोरावस्था की शुरुआत जब होती है तो शरीर में कौन से बदलाव शुरू हो जाते हैं? ऊंचाई में वृद्धि, पसीने और वसामय ग्रंथियों की गतिविधि में वृद्धि, दोनों में, एक एंड दोनों में, केवल एक में। दोस्तों आपको बता दें कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष या तूफान की अवस्था होती है दोस्तों। इसमें ढेर सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है किशोरावस्था में वो शारीरिक परिवर्तन होता है। शरीर में दोस्तों अचानक से वृद्धि हो जाती है, हाथ पैर सब लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि हड्डियां जो होती हैं उसमें खिंचाव हो जाता है। और सबसे बड़ी जो परिवर्तन बदलाव होता है वही होता है कि लड़के लड़कियां जो है प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? कि मतलब जिसमें समाजीकरण ही नहीं होता। निष्क्रिय मतलब बिल्कुल बेकार, या कह सकते हैं कि निष्क्रिय है, जिसमें कोई भी समाजीकरण संभव न हो, ठीक है। तो हेल्थ क्लब, परिवार, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसमें से बता दें आपके सक्रिय जो समाजीकरण संस्था होती है वो होती है हेल्थ क्लब, परिवार सबसे ज़्यादा सक्रिय समाजीकरण संस्था होती है जहाँ पे बच्चे का समाजीकरण परिवार से ही बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है, ठीक है। और इको क्लब, सभी क्या है आपके सक्रिय समाजीकरण संस्थाएं हैं। जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? निष्क्रिय संस्था है समाजीकरण की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव विकास और वृद्धि की समझ को एक शिक्षक को में सक्षम बनाता है, ठीक है। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, छात्रों को बताएं कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना। तो मानव विकास और वृद्धि की समझ एक शिक्षक को में सक्षम बनाती है कि विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में अस्पष्टता, कि विविध शिक्षार्थी जो हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए उसमें क्या करती है? स्पष्ट बनाती है, अगर शिक्षक को मानव विकास और वृद्धि की अच्छी समझ है तो। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो बिहार में 7th फेज की बहाली होने वाली है, या कह सकते हैं कि परीक्षा जो है बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? शैशवावस्था से ही बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। क्योंकि दोस्तों गर्भस्थ के बाद जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। उसी अवस्था में बच्चा जो होता है अपने परिवार के साथ रहता है और सबसे पहला उसका जो सामाजिकरण होता है वो परिवार से ही स्टार्ट होता है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसमें से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। अब विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। दोस्तों विकास में किसी को उकसाने या बढ़ावा देने का मतलब यहाँ से होता है मोटिवेट करने से। किसी को अगर मोटिवेट किया जाएगा दोस्तों तभी विकास वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है कि किसी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि मानव विकास होता है। मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, 1 और 2 दोनों होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों मात्रक मानव विकास जो होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ऐसा गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था में कह सकते हैं कि मानव विकास होता है निरंतर चलता रहता है और मृत्यु तक ही चलता रहता है दोस्तों। और क्या होता है जिसको मापा जा सकता है, क्योंकि उसमें पता है कि बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, तो इसको मात्रा
गुणात्मक कहते हैं। मानव विकास जो होता है मात्रात्मक तो होता ही है, इसके अलावा गुणात्मक भी होता है, ठीक है। इसलिए यह कहा जाता है कि मानव विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ देखिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे दोस्तों जिनको दोस्तों कोई न कोई कमी हो, विशेष आवश्यकता वाले हों, ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव का एक ही स्कूल में स्वागत करना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। वे अन्य समान बच्चों के साथ अच्छा कर सकते हैं, बस उनके लिए कुछ विशेष विधियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या दोस्तों 8 है कि सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण क्या है? शिक्षक और शिक्षण के बीच तालमेल से, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से, सामाजिक मापदंडों का अनुकूलन से, सामाजिक मापदंडों में बदलाव से। तो सामाजिकरण कैसे होता है दोस्तों? सामाजिक मापदंडों में अनुकूलन करने से सामाजिकरण होता है, ठीक है। और बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से ही प्रारंभ होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने से पहले जो बच्चे का सामाजिकरण होता है दोस्तों वो परिवार से रहता है। भले ही परिवार के बारे में दोस्तों बच्चा बाहर के बारे में कुछ ना जानता हो, लेकिन बच्चा जो होता है अपने परिवार के बारे में सारी चीज़ें जानता है, माता पिता भाई बहन सबके बारे में उसको नॉलेज होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक पीटी शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र क्रिकेट के खेल में क्षेत्र लक्षण में सुधार करें। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपने छात्रों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? विद्यार्थियों को बताएं कि उनके लिए क्षेत्र सीखना कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे का तर्क बताइए। छात्रों का अवलोकन करते समय क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन कीजिए। क्षेत्र रक्षण में छात्रों को बहुत अभ्यास करवाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पीटी शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि छात्रों के क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षण में सुधार करना चाहते हैं तो बच्चों को जितना हो सके उतना उन क्षेत्र रक्षण में उनको बहुत ज़्यादा अभ्यास करवाइए। दोस्तों जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा वो निपुण होंगे और उतना अच्छे तरीके से क्षेत्र रक्षण के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों पता होना चाहिए कि लैंगिक रूढ़िवादिता होती क्या है। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लड़कियों लड़कों में भेदभाव किया जाए, कहा जाए कि लड़की ये काम कर सकती है लड़का नहीं कर सकता है, या लड़का ये काम कर सकता है लड़की नहीं कर सकती है, तो ये होता है लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिकता को महत्व देना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा कि लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर छात्रों के अच्छे काम की सराहना करें। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं करना है सबको। जैसे आप कर रहे हैं ना क्लास में बैठे तो वहाँ कहीं शाबाश बेटा, कोई चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शाबाश बेटा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर हुई डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जैसे बोला जाता है ना, डॉक्टर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है। चलिए लड़कियों को कुश्ती में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। यहाँ पे लैंगिकता को महत्व दिया जा रहा है। लड़कों को जोखिम भरे लेने और साहसी होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी लैंगिकता को महत्व दिया रहा है। कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास, आप सभी को पता है दोस्तों, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, कभी ना समाप्त होना है। क्योंकि विकास दोस्तों पहले गर्भावस्था में, फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसी तरीके से जो विकास का क्रम है दोस्तों वो चलता रहता है। तो कहा गया है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐकिक संरचना है। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि को विभिन्न स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कीर्तिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है स्कूल में बहुत बातें करती है, यह ऐसा क्यों?
अब उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है। स्कूल बच्चों को बहुत सारी बातें करने के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत सारी बातें करनी चाहिए। तो कृतिका जो है घर में ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उसका जो विचार है उसको घर में मान्यता नहीं मिलती, ठीक है, अब स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसके विचारों को विद्यालय में स्वीकार किया था, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिगम उपस्थिति, कक्षा में पूर्ण निस्तंभता, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। तो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना ही क्या कहलाता है? प्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। ठीक है, बच्चा अगर शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है, अपने जो प्रश्न है दोस्तों उसका जवाब जानना चाहता है, तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है, क्योंकि बच्चा क्या है? अभिप्रेरित है अपने प्रश्न का जवाब जानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक समावेशी विद्यालय जो होता है क्या होता है? सबसे पहले आप जान लीजिए, समावेशी विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है दोस्तों कि जो सभी बच्चों का उनकी क्षमताओं का परवाह किए बिना सभी को एक साथ शिक्षा देने के लिए तत्पर हो या तैयार हो। दोस्तों क्या कहलाता है? समावेशी विद्यालय कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, अपनी क्षमताओं के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों के बीच अंतर करना बिल्कुल गलत है। विशेष रूप से असक्षम, बिल्कुल गलत। अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों के सीखने की जरूरतों को तय करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, अपनी क्षमताओं के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को अच्छा करने के लिए क्या होता है? प्रतिबद्ध होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।